Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Pulichayya. Today we are going to start with our next part of the chapter called as the cell, the unit of life. Okay, इस चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके हैं. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट, दैट इज द सेल वॉल. ओके, तो सेल वॉल क्या होता है अभी इसको समझने का टाइम आ चुका है. तो जैसे कि देखो, इट इज a rigid membrane present on the outer side, you can say, in the plant. Okay, provide strength and rigidity to the cell. Okay, ये तो आप लोगों को पता होगा, right? इतनी सारी बातें आपको पता होगी इजीली, है ना? So now let's talk about the function. It provide a particular shape to the cell, you can say. इतना ही नहीं, तो एपोप्लास्ट मूवमेंट करने के लिए भी मदद होगी. ओके, जो कि टेक्स प्लेस थ्रू द सेल वॉल. मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर सेल्स बनाऊं, ओके, ऐसे बहुत सारे सेल्स बनाऊं, तो एपोप्लास्ट मूवमेंट जो है, रूट हेयर्स विल बी एब्जॉर्बिंग द वाटर्स. ओके, और वो क्या करेंगे, जो वाटर है वो सेल वॉल से होते हुए जाएगा. ओके, ऐसे. तो ये होता है एपोप्लास्ट मूवमेंट. समझ में आई बात? और ऐसे करके वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट होगा, ओके, इन द प्लांट्स. इसके अलावा सेल वॉल के ऊपर आप लोग क्यूटिन, सुबेरिन एंड लिग्निन जैसे सब्सटेंसेस जो है, जो हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ चुके हैं, वो डिपॉजिट होते हैं. ओके, which can provide the mechanical strength to the plant, or you can say to the cell. ओके, इतनी सारी बातें अभी समझने के बाद, सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझने के बाद, लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम. ओके, यहाँ पे जो बीच में येलो कलर की लाइन जो दिखाई है, वो है मिडल लैमेला. क्या है वो? मिडल लैमेला. अब मिडल लैमेला बनता है आपका दो सेल्स के बीच में. ओके, जनरली दो सेल्स के बीच में मिडल लैमेला बनता है. ओके, तो ये ऑरेंज से लेके पिंक, ग्रीन एंड ब्राउन कलर आप लोग अगर कंसिडर करोगे, तो ये चार लेयर होती है. तो ये मानो सेल तुम्हारा ए सेल है. क्या सेल है? ए सेल है. ओके, वेरएस ये ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्राउन, यहाँ से लेके ये चार लेयर जो है, ये तुम्हारा बी सेल है. ओके, मतलब दोनों सेल्स की मैंने यहाँ पे सेल वॉल रखा हुआ है, और दोनों सेल्स के बीच में यू विल एबल टू सी अ मिडल लैमेला स्ट्रक्चर, जो कि येलो कलर में यहाँ पे बनाया गया है. नाउ दिस मिडल लैमेला इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. आपको ये बात कंपलसरी ध्यान में रखनी है. ओके, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ रहता है. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मिडल लैमेला, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द सेल वॉल स्ट्रक्चर. ओके, अभी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, ये ऑरेंज कलर की लेयर, ये होती है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि दोनों साइड में बना के रखी है. तो इनिशियली सेल के पास प्राइमरी सेल वॉल होता है. ओके, जिनमें मोर हेमीसेलुलोस सब्सटेंस होता है और लेस सेलुलोस सब्सटेंस होता है. ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी सेल वॉल, ऑल्सो कीप वन थिंग इन द माइंड दैट अगर मैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में बात करूं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के फंक्शन क्या है कि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं. क्या होते रहते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं. जब सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहता है, तब उनके पास खाली प्राइमरी सेल वॉल होती है. क्या होती है? खाली प्राइमरी सेल वॉल होती है, जिनके अंदर मोर हेमीसेलुलोज देखने मिलेगा और लेस सेलुलोज देखने मिलेगा. ओके, अब मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड होते हैं, तो उनमें एक सेल, दो डॉटर सेल्स बनेंगे. तो एक सेल क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रखेगा, और दूसरा सेल जो है वो मैच्योर होने के लिए देखेगा. तो जो मैच्योर सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर आप बोल सकते हो दो से तीन लेयर एक्स्ट्रा होती है. ओके, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल के बाद दो से तीन लेयर एक्स्ट्रा होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है S1, S2 एंड S3, जो कि पिंक, ग्रीन एंड ब्राउन कलर में यहाँ पे मैंने बनाई है. ओके, तो ये जो एडिशनल थ्री लेयर्स हैं यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं और लेबल किया है S1, S2 एंड S3, इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? सेकेंडरी सेल वॉल, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. ओके, सो मोर सेलुलोस, और यू कैन से मोर सेलुलोस एंड लेस हेमीसेलुलोस विल बी सीन इन दैट. ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है. ये मैंने डिफरेंस बिटवीन बताया प्राइमरी सेल वॉल के बीच में एंड द सेकेंडरी सेल वॉल के
बीच में। अभी इसके अलावा there is one more note is there that pits can be present on the cell walls. Okay, simple pits होंगे तो वो angiosperms होते हैं, and bordered pit होंगे तो वो gymnosperms होते हैं. What do you mean by the term called as a pits, है ना? तो पिट्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, हम लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से लेके ये ऑरेंज कलर तक ये ऐसे रहेंगे। यहाँ पे देखो ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस रहेगी, हाँ इतना स्पेस जो है वो एम्प्टी रहेगा। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पिट, मतलब टिल कैल्शियम टिल मिडल लैमेला तक वो पूरा गैप रहेगा। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट गैप्स विल बी, दैट पोर्स विल बी कॉल्ड एज अ पिट्स। तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, अगर ये ऐसे बनाऊं तो ये जो गैप है यहाँ पे दिस विल बी कॉल्ड एज अ पिट, और ये जो है जिसकी ओपनिंग और उसका जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है ना, मतलब जितना ओपनिंग है उतना ही थिकनेस का उसका बेस भी है। सो ऐसे पिट्स होते हैं सिंपल पिट्स जिनको एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। अगर मैं जिम्नोस्पर्म पिट्स के बारे में बात करूं तो वो ये ऐसे दिखते हैं। ओके, उनकी ओपनिंग नैरो होती है, बेस वाइडर होता है, तो सच पिट्स विल बी कॉल्ड एज अ बॉर्डर्ड पिट, जो कि जिम्नोस्पर्म का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। फंक्शन क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड with the another structure that is called as a cytoplasm. Okay, सबको पता है cytoplasm it's the matrix of the cell, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हो in general way में। Okay, it is a translucent type of substance, you can say fluid ही होता है almost. Okay, present between the plasma membrane and the nuclear membrane like structure. Okay, now what do you mean by this? It shows a circular movement, ये cyclosis process करते हैं। Okay, cyclosis process। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म कीप ऑन मूविंग, ओके, सो दैट व्हाटएवर द सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दे शुड कीप एंड यू कैन से क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के साथ है ना अपना कांटेक्ट बना के रखे, या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वगैरह करने के लिए मदद कर सके, ऐसे सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये साइक्लोसिस मूवमेंट होता है। ये दिया था बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज एनईसी। ओके, नाउ साइटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियस का होगा तो हम लोग उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, सो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म अगर एक साथ अगर कंसिडर करना है तो हम लोग उस पूरे एक्टिविटी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, मतलब साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स आ गए, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर का साइटोप्लाज्म भी कंसिडर कर लिया। सो हियर दिस ऑल टुगेदर विल बी कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। नाउ सी हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, उसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट में हम लोग उसको ईआर कहते हैं। इट वाज नोटिस बाय द ग्रेनियर, ओके, बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज अ ग्रेनियर। और जो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पॉटर ने दिया था। और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसको नोटिस किया जाता है और फिर उसको डिस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, दिस विल बी डिस्क्राइब बाय द मींस दिस हैज डिस्क्राइब बाय द यू कैन से पॉटर, क्लाउडे एंड फुलैम। ओके, सो दीज आर द थ्री साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एब्सेंट इन केस ऑफ द जर्माइनल सेल्स, ओके, जो कि गैमेट्स बनाते हैं, एंड मैच्योर मेमेलिन आरबीसी के अंदर भी आप लोगों को एब्सेंट मिलेंगे। ऑल्सो इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बारे में जो हम लोग ने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात की थी तभी पता चल गया था। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स नाउ। ओके, सो एब्सेंट इन फर्स्ट थ्री केसेस एंड प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट जिनको कहा जाता है सिस्टर्ने, ओके, देन वेसिकल्स एंड देन ट्यूब्यूल्स। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों पार्ट्स को डिस्क्राइब करना चालू करते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सिस्टर्न इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन जो होती है बाहर से ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है ना, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स वगैरह होते हैं। दैट इज अ न्यूक्लियस पास, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट लेटर, लेकिन फिलहाल के लिए टॉपिक चल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिस्टर्न। तो सिस्टर्न जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, और ये आप लोग ऐसे देख पा रहे हो है ना, येलो कलर की मार्किंग्स, दिस इज व्हाट एक्चुअली कॉल्ड एज अ सिस्टर्न। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये यू कैन से अनब्रांच स्ट्रक्चर है। ओके, अनब्रांच यानी क्या?
ये ऐसे ही सिंगल स्ट्रक्चर से, ऐसा नहीं कि यहाँ से साइड ब्रांचिंग दिखा रहे, ओके, इट इज अ सिंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, अनब्रांच है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सो देयर इज अ राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट, है ना। तो राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो वो अटैच रहते हैं उसके साथ, ठीक है। तो अटैच होना कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड एज अ राइबोफोरिन। समझ में आई बात। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम दिख रहे हैं, तो राइबोसोम कैसे अटैच होते हैं इसको, उनके लिए अटैचमेंट के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है जिसका नाम है राइबोफोरिन, ओके। अगर मैं इसके लूमेन की बात करूं, तो इसके लूमेन की जो थिकनेस है वो 40 टू 50 माइक्रोमीटर होती है, ओके। और दिस आर अनब्रांच स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ओके। सेकंड पार्ट जो इसका होता है, दैट इज द सेकंड एलिमेंट, वेसिकल्स। ये सर्कुलर फॉर्म में दिखते हैं आप लोगों को, इवन दे कैन शोज द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स, ओके। और इनका जो डायमीटर होता है वो 50 टू 500 माइक्रोमीटर इन डायमीटर कैन बी पॉसिबल। इसके अलावा ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ट्यूब्यूल कैसे दिखते हैं, सी क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर यही है कि ये डिस्क्राइब कैसे करना होता है, ओके। तो देखो, इट इज क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और जो वेसिकल्स आप लोगों ने अभी देखे ना, ये खास करके सिस्टरने के आसपास होते हैं, ओके, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं, ओके। नाउ नोट, 50 टू 100 माइक्रोमीटर इनके लूमेन का जो एरिया होता है उतना रहेगा, ओके। और यस, इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ट्यूब्यूल्स जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं सबसे पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू द फंक्शनल पार्ट, सो ये देखो कुछ ऐसे दिखता है, राइट। तो ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ में आ रही है बात। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो है, देखो ये तुम्हारा रहा सिस्टर ने, उसके ऊपर राइबोसोम्स भी बनाए हैं। तो राइबोसोम प्रेजेंट होना मतलब क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही बात है, ओके। और सिस्टरने के पास ही मैंने वेसिकल्स बनाए हैं, और वेसिकल्स के ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आगे जाके ट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा एलिमेंट, ओके। तो जब अगर ट्यूब्यूल्स फॉर्म हो रही है, तो ये देखो, ये क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल वॉल होता है, समझ में आई बात। ये प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल होगा, एनिमल सेल होगा तो सेल वॉल विल बी एब्सेंट ओवर देयर, ओके। इतनी सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी जरूरी हो जाती है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम, लेट्स टॉक अबाउट हियर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने सुना रहेगा, ठीक है। So it is made up of a cisternae, whereas smooth endoplasmic reticulum made up of tubules. Okay, ribosomes will be present over here, whereas ribosomes will be absent in this case. Now, rough endoplasmic reticulum helps in the protein synthesis and its transport, whereas स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द लिपिड सिंथेसिस एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है, तो ये आपके लिए बोनस एरिया है, यहाँ से आप लोगों के नीट के क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। कंपलसरी तीनों तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फंक्शंस की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सी, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू द सेल। हाउ इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन टू द सेल्स। जैसे कि देखो, अगर मैं पूरा सेल बनाने की कोशिश करूं, समवॉट हियर, देखो ये पूरा, ये अगर मैं एक्सटेंड करूं मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसने पूरा यहाँ से शुरुआत होके यहाँ तक गया ना, तो ये क्या हो गया, डिवाइड कर दिया सेल को इनटू वेरियस पार्ट्स, है ना। तो कंपार्टमेंट बनने लगे इसके बहुत सारे। इसके अलावा सेल को एक साइटोप्लाज्म को एक अपना एरिया मिल गया है ना। तो इतना जो, इतना डायमीटर, जो इतना रेडियस बोलूं अगर, या डायमीटर बोलूं, आप लोग समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो वो उतना सेल बड़ा हो गया साइज में। So that is what the mean over here. It provides a framework to the cell, helps in the transport of proteins and lipids to the Golgi bodies. Okay, Golgi bodies के पास transfer किया जाता है. Okay, helps in the cell plate formation in the plants and helps in the compartmentalization, जो already मैं बता चुका हूँ आप लोगों को. So ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेस्पेक्ट में, वो हम लोगों ने डील करनी है. So now we are entering into the new सेल ऑर्गेनल, दैट इज कॉल्ड एज अ गोल्गी बॉडी ओवर हियर, जिनको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, ओके। या फिर इसका तीसरा नाम भी होता है लाइपोकॉन्ड्रिया या फिर लिपोकॉन्ड्रिया, आप लोग बोलो। इट वाज नोटिस बाय द जॉर्ज, ओके। और इसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये कैमिली सी कैमिलो गोल्गी ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1898। तो ये जो है कैमिली ओ गोल्गी, सो ये जो बंदा है आपको कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि ये जो नाम है एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ओके। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो कि होता है डिटेल स्ट्रक्चर जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था, इट वाज डिस्क्राइब बाय द डाल्टन, ओके। एंड
डिक्टियोसोम्स वर्ड हम लोग ये जो गोल्गी बॉडी के लिए यूज करते हैं, ये ओनली फॉर द प्लांट्स, ओके। तो प्लांट में जब गोल्गी बॉडी होती है, जो हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं डिक्टियोसोम, ये याद आपको कंपलसरी रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, इट्स वेरी सिंपल, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। बस आप लोगों को कौन सा चीज क्या परफॉर्म करता है, ये आपको बराबर से ध्यान होना चाहिए, ओके। नाउ सी, नोन एज अ पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, मतलब अगर जरूरत होगी तो उसके हिसाब से ये अपना स्ट्रक्चर चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तीन एलिमेंट्स देखे थे, जैसे कि आपके स्क्रीन पे ही है, वेसिकल, सिस्टर्न एंड द ट्यूब्यूल्स, उसी तरीके से कुछ इसमें भी आप लोगों को सिनेरियो देखने मिलेगा, मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट। जैसे कि देखो, सिस्टर ने 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक इसका ल्यूमेन का डायमीटर हो सकता है, ओके। नाउ सी, वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो इनका डायमीटर 600 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। वेसिकल्स भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं, तो फर्क क्या है, इसके पास वेसिकल्स है, वैक्यूल्स एक एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन ट्यूब्यूल्स एब्सेंट है इनमें, है ना। नेक्स्ट, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे दिखता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जस्ट वेट फॉर दैट। फंक्शंस है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन, ये पैकेजिंग के लिए काम करते हैं, याद रखना जरूरी है, पैकेजिंग मटेरियल करते हैं ये, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे कुछ सब्सटेंस भेजना होगा तो थ्रू पैकेज करके ही भेजा जाता है, ओके, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है, ओके। हेल्प्स इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन, नॉर्मली आपको पता है कि साइटोकाइनेसिस के समय में ही सेल प्लेट बनती है इन द प्लांट्स, ओके, क्योंकि उनके पास स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होते, क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ओके। नाउ, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो कि प्रेजेंट होता है एक्रोसोमल रीजन में ऑफ द स्पर्म्स, तो स्पर्म्स जो होते हैं इनके पास स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में बहुत मदद करने वाले हैं, ओके। तो ये सारी बातें हम लोग आगे जाके डिस्क्राइब भी करेंगे। इसके अलावा they are helps in the formation of primary lysosome, which are very important part of the immunity, and also helps in the vitellogenesis process, that is a yolk formation, okay। जो egg में yolk होता है, that is what the yolk formation, that yellow color part, what is that nutritive element, जिसके वजह से जो egg के अंदर babies formed होते हैं, जो embryo formed होता है, उनका पूरा nourishment उस yolk में ही होता है, okay। Coming to the next part, अभी यहाँ पे देखो डायग्राम कैसे दिखता है गोल्गी बॉडी का। तो यहाँ पे मल्टीपल सिस्टर ने, यू कैन सी ओवर है, ओके। अगर ईस्ट की बात करें तो उनके पास खाली एक ही सिस्टर ने होते हैं, तो ये वेरी भी करते हैं नंबर्स में, ओके। और जरूरत के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर चेंज भी करते हैं। और जो सिस्टर ने है, दे कैन, लाइक यू कैन से फ्यूज विद ईच अदर, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस, ये बीच बीच में जो आप लोग ब्रिज फॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये कनेक्शन है बिटवीन द सिस्टरनेस, ओके। नाउ हियर यू कैन सी सम वेसिकल्स, दिस वेसिकल्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर, दिस वेसिकल्स आर कमिंग फ्रॉम, यू कैन से द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये वेसिकल्स में होता क्या है, याद करने की कोशिश करो। हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि वेसिकल के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, दैट प्रोटीन्स आर नथिंग बट एंजाइम्स इन नेचर। दोस एंजाइम्स आर इनिशियली, यू कैन से, एन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो वो वेसिकल्स में डाल के उनको गोल्गी बॉडी के पास भेजा जाता है, याद रखो, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन बनाते हैं, उनको वेसिकल्स में डाल के उन वेसिकल्स को गोल्गी बॉडी के पास भेजा जाता है, ओके। क्यों? तो जैसे ही गोल्गी बॉडी के पास वो पर्टिकुलर एंजाइम आएगा, तो वो गोल्गी बॉडी क्या करेगा, सिस्टरने से होते हुए वो प्रोटीन वैक्यूल्स में चले जाएंगे, ओके। किस में चले जाएंगे? वैक्यूल्स में। यही होता है पैकेजिंग मटेरियल, वैक्यूल्स, ओके। तो वैक्यूल्स के अंदर क्या है, तो इनिशियल लेवल पे वैक्यूल्स के अंदर प्राइमरी प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ओके। बात करेंगे आगे जाके, एक नया टॉपिक ये होगा जिसको कहते हैं GERL सिस्टम, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। करंटली यू शुड अंडरस्टैंड ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी बॉडी ओवर हियर। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है, इट इज अ कॉन्केव स्ट्रक्चर, और नीचे वाला जो पार्ट है, ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ओके। कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है फॉर्मेटिव फेज या फिर सिस फेज, वेयर कॉन्केव स्ट्रक्चर का नाम होता है ट्रांस फेज, ओके। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्वेक्स एरिया जो है, ये न्यूक्लियस के पास होता है, ओके। न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में, एक्चुअली ये थोड़े दूर होते हैं गोल्गी बॉडी एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस, ओके। थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट ही न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस के साइड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के साइड में, एंड दिस इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर साइड, ऐसे बोल सकते हो। So after understanding the diagram of the
गोल्गी बॉडी, यू शुड अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर लाइसोसोम्स। बेटा आपको एक सीक्वेंस जरूरी याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया सर ने सबसे पहला, उसके बाद सर ने पढ़ाया गोल्गी बॉडी, उसके बाद सर ने पढ़ाया है आपको लाइसोसोम्स, मतलब पढ़ाने वाले हैं लाइसोसोम्स। मतलब ये कुछ ऐसे नहीं लेबल कर रहे हैं हम लोग, जी, ई, then R and L. So G was standing for the Golgi body, ER will be stand for the endoplasmic reticulum and L stand for the lysosomes, है ना। तो ये जो GERL वाला जो सीक्वेंस है यही हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ओके, तो अभी लाइसोसोम आप लोग डिटेल में पढ़ रहे हो ना, बाद में आप लोग पढ़ोगे GERL सिस्टम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। ओके, तो लेट्स सी, वेट करो उसके लिए तब तक। सो सी, लाइसोसोम का दूसरा नाम होता है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स, दैट मींस ये भी जरूरत के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ओके, या फिर दे आर प्रेजेंट इन मेनी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, इसलिए उनको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। ओके, सो नाउ सी ओवर हियर, discovered by the Christian the Dave in the you can say liver cell. Okay, these are found in the eukaryotic cell, absent in the fungi like yeast and neurospora. ओके, फिर यूग्लिना में भी एब्सेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी एब्सेंट होंगे, मैच्योर मेमलिन आरबीसी में भी एब्सेंट होंगे। बेटा ये एक्सेप्शनल केसेस जो है वो जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, जस्ट सी, लाइसोसोम्स कैन बी प्रेजेंट इन द फोर टाइप्स, जैसे कि होता है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम्स एंड द ऑटोलाइसोसोम्स। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है इनिशियल लेवल पे, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, और वो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएस, डीएनए तोड़ना है तो डीएनएस, आरएनए तोड़ना है तो आरएनएस, सल्फर बॉन्ड तोड़ना है या फिर सल्फेट बॉन्ड तोड़ना है तो सल्फेटेस, उसके अकॉर्डिंगली जैसे स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वैसे एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। नाउ सेकेंडरी लाइसोसोम जो कि एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनको डाइजेशन की एक्टिविटी मिल चुकी है। टर्शियरी लाइसोसोम, अभी देखो जैसे ही डाइजेशन वगैरह हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसीजर हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी अनवांटेड मटेरियल जो रहता है वो टर्शियरी लाइसोसोम्स के अंदर रहता है, तो इट इज अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि बाहर डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है, या तो फिर अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म आता है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो उनको मारना होगा या फिर किसी सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करना होगा, तो ये ऑटोलाइसोसोम मदद करते हैं। दैट इज अ सुसाइडल बैग भी कहते हैं या फिर सुसाइडल सैक कहते हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, फंक्शंस इट्स वेरी सिंपल, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। हेटेरोफैगी तो डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल, ऑटोफैगी तो डाइजेस्ट रिजर्व फूड मटेरियल, ऑटोलाइसिस यानी सुसाइड बैग्स, और इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों ने बहुत सारी बातें इसके रिस्पेक्ट में सीखी। तो ये रहा GERL सिस्टम, जिसका आपको बहुत लाइक तेजी से इंतजार था, राइट। तो अभी इसको समझते हैं। सी, थोड़ा सा जूमिंग एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये मानो यहाँ पे जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर हियर। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ फूड मॉलिक्यूल है, जिसको अंदर लेना है और उसको डाइजेस्ट करना है। जब फूड मॉलिक्यूल अंदर लेते हैं हम लोग उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस एक्टिविटी। ठीक है, अब फूड मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आ चुका है, अब फूड मॉलिक्यूल है तो उसको डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी होगी। तो साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये बाकी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इनके ऊपर देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम वेसिकल्स के ऊपर भी होते हैं। सो ऐसे मान लेते हैं उन्होंने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को वेसिकल में पोर किया। ओके, वो वेसिकल क्या करता है, सिस्टरने के पास जाके फ्यूज हो जाता है। तो नाउ वेसिकल के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं वो गोल्गी बॉडी के अंदर जा चुके हैं। अब गोल्गी बॉडी के सिस्टरने के अंदर जाके वो लोग यहाँ पे एट द एंड ट्रेवल करके वैक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो एंजाइम है जो कि इनएक्टिव एंजाइम है या फिर इनएक्टिव प्रोटीन जो बोल सकते हो, वो प्रोटीन वैक्यूल के अंदर चले गया। दैट यू कैन सी अ ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट शोन ओवर देयर, दैट इज अ प्रोटीन। ओके, तो अब ये जो वैक्यूल है जो कि स्पेरिकल फॉर्मेशन में है और उसके साथ में ही अंदर इनएक्टिव प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, तो हम लोग इसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। और ये प्राइमरी लाइसोसोम विल ट्रेवल टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल, जिसको अभी हम लोगों को डाइजेस्ट करना है। तो ये रहा फूड पार्टिकल, प्राइमरी लाइसोसोम ने अंदर ले लिया। अब इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्यों इसको बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने वाली एक्टिविटी उसको मिल चुकी है, तो एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है।
ओके, व्हेन एंजाइम गेट एक्टिवेटेड हम लोग उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट केस, हियर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोसीजर हो रही है। ओके, फूड पार्टिकल्स आर गेटिंग ब्रेक डाउन ओवर हियर। अब जो भी अनवांटेड मटेरियल रहेगा, जो कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा, दैट विल बी रिमेन इन द लाइसोसोम्स, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टर्शियरी लाइसोसोम, जो कि होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब इसको बाहर डिस्कार्ड करना होता है तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस एक्टिविटी। ओके, सो दिस इज व्हाट द जीईआरएल सिस्टम, यानी क्या, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ गया, गोल्गी एपेरेटस आ गया और लाइसोसोम्स आ चुके हैं, है ना। सो हो गया जीईआरएल सिस्टम कंप्लीट। सो दिस इज व्हाट the easiest way to understand all the like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosome together समझ में आ जाता है। okay, so here we will be stopping, we will be discussing our next part of this chapter in the next video lecture। तब तक के लिए एनसीईआरटी रीड करो, it's very simple chapter and very important chapter as per the NEET point of view। okay, thank you, bye bye।